अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज का जो मुल्की सियासी मंजरनामा है, क्या ये मुस्लिम लीग नून के लिए घाटे का सौदा साबित नहीं हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पौने 4 साला दौरे हुकूमत में अवाम महंगाई से तंग और इमरान खान से नाला थे। एन उसी वक्त अवामी बाउंसर्स यानी रद्द-ए-अमल के आगे मुस्लिम लीग नवाज का खड़ा हो जाना क्या मुस्लिम लीग नून के लिए घाटे का सौदा साबित नहीं हुआ? वोट को इज्जत दो का मकबूल बयानिया तर्क करके इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाना क्या नून लीग के लिए घाटे का सौदा साबित नहीं हुआ? 8 मार्च को कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने और इमरान हुकूमत गिराने के लिए मेंबर्स को अपनी तरफ करना, जिसको खरीदो फरोख्त कहा गया, क्या ये सारा अमल आज नून लीग के लिए घाटे का सौदा साबित नहीं हुआ? महंगाई कम करने का ऐलान और 11 जमातों की पीडीएम में लीड करना क्या नून लीग के लिए घाटे का सौदा साबित नहीं हुआ? मुत्तहदा जमातों की हुकूमत में वज़ीर आज़म का ओहदा शहबाज शरीफ को मिलना क्या नून लीग के लिए घाटे का सौदा साबित नहीं हुआ? वफाकी हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत में अदम एतमाद लाना और उस्मान बुज़दार को घर भेजना क्या ये भी नून लीग के लिए घाटे का सौदा साबित नहीं हुआ? हमजा शहबाज का 2 मरतबा हल्फ उठाने के बावजूद वज़ीर आला ना बन पाना क्या ये नून लीग के लिए घाटे का सौदा साबित नहीं हुआ? वज़ीर आला पंजाब के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली के साथ साथ डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की सीट भी पीटीआई को मिल जाना क्या ये नून लीग के लिए घाटे का सौदा साबित नहीं हुआ? पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में से 20 में से 4 सीटें हासिल करके बुरी तरह शिकस्त से 2-4 होना क्या नून लीग के लिए घाटे का सौदा साबित नहीं हुआ? पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग के हार्डकोर साथियों को इग्नोर करते हुए टिकट्स ना देकर पार्टी में तकसीम होना, पार्टी का तकसीम होना, नाराज़ होना अरकान का, क्या ये नून लीग के लिए घाटे का सौदा साबित नहीं हुआ? आज़ादी सहाफ़त की अलम बरदार और इदारों की मजबूती की बातें करने वाली जमात आज इदारों पर खुद सवाल उठा रही है, क्या ये नून लीग के लिए घाटे का सौदा साबित नहीं हुआ? बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर जाने जाने वाले शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने के बाद मुआशी और सियासी हालात कंट्रोल ना कर पाना क्या ये नून लीग के लिए घाटे का सौदा साबित नहीं हुआ? बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे से मईशत की तनज़ुली होना क्या ये नून लीग के लिए घाटे का सौदा साबित नहीं हुआ? IMF से कर्ज की किस्त लेने के लिए मुश्किल फैसले करके महंगाई में इजाफा करना क्या ये नून लीग के लिए घाटे का सौदा साबित नहीं हुआ? मुल्क में महंगाई का तूफान और मईशत की बदहाली का सारा इल्ज़ाम नून लीग के सर चले जाना क्या ये नून लीग के लिए घाटे का सौदा साबित नहीं हुआ? डॉलर की कीमत में 70 रुपए से ज़ायद का इजाफा हो जाना और रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट का रहना क्या ये नून लीग के लिए घाटे का सौदा साबित नहीं हुआ? इमरान खान की कम होती मकबूलियत को ऑक्सीजन मिल जाना और उनका बयानिया आवाम में एक बार फिर मकबूल हो जाना क्या ये नून लीग के लिए घाटे का सौदा साबित नहीं हुआ? यकीनन अवामी राय ही फैसला करती है कि कोई भी सियासी जमात या नज़रिया कितना कामयाब हुआ है, और अगर इस वक्त अवामी राय की बात की जाए तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से सारी गवर्नेंस काबू से बाहर है और बज़ाहिर घाटे का सौदा करने में मुस्लिम लीग नवाज सबसे आगे रही है, जबकि जरदारी साहब, जिसे इस फॉर्मूले का मास्टरमाइंड माना जाता है, वो लीड फ्रॉम द बैक में की जाने वाली पॉलिसी की वजह से ना सिर्फ घाटे के सौदे से बाहर हैं बल्कि मुस्तकबिल के आज़ाद सियासी फैसले करने के भी काबिल हैं। हालात इस हद तक ख़राब हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए सॉफ्ट इंटरवेंशन के लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है। क्या इन सारे हालात पर काबू पाने का वाहिद हल अर्ली इलेक्शन ही है? और क्या अर्ली इलेक्शन में जाना नून लीग के लिए एक मरतबा फिर घाटे का सौदा साबित नहीं होगा? जबकि दूसरी तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने लाहौर में पार्टी अरकान से मुलाकात करते हुए आम इंतखाबात की तैयारी का कह भी दिया है। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से ये कहा है कि हालात ऐसे हैं कि आइंदा 6 से 8 हफ्तों में आम इंतखाबात का बिगल बच सकता है, लिहाजा इलेक्शन की तैयारी करें और सूबे में तंजीम साजी पर तवज्जो दें। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, साबिक गवर्नर सिंध है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, क्या आप लोगों के पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि 4 से 6 हफ्तों में इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा? शेख रशीद भी यही बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी भी ये बात कर रहे हैं और आज इमरान खान ने भी ये बात कर दी है। क्या आप लोगों के इल्म में है इस तरह की कोई बात?
शाजिया, आपने तो डरा ही दी है कि आपने पता नहीं कितनी चीजें गिनवा दी हैं कि ऐसे लग रहा है कि हम तो बिल्कुल ही गिर गए हैं और इतना ज्यादा ये घाटा हमें हुआ है कि हमने तो रियलाइज भी नहीं किया था। अच्छा। जितनी आपने चीजें बताई हैं कि जी ये भी हो गया खराब, ये भी हो गया खराब, ये भी हो गया खराब, लेकिन आपने एक चीज नहीं बताई कि जो सबसे ज्यादा अहम है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके हमने इमरान को घर भी भेजा है। तो वो तो नहीं आप कह सकती कि वो घाटे का सौदा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों किया। एक तो पाकिस्तान में मैं हमेशा से कहता हूँ और अपनी पार्टी के अंदर भी ये बात करता हूँ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक जमहूरी तरीका होता है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये एक बड़ा सिंपल सा एक तरीका होता है कि इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं होती कि जिसके पास भी 172 वोट आ जाएं वो हुकूमत बनाना चाहेगा, जैसे इमरान खान ने बनाई थी 2018 में। अब उसमें दो इत्तेहादी जमातें थीं, उनके साथ एमक्यूएम और बाप पार्टी, वो हमारे साथ आ गई। 162 163 तो हमेशा हमारे पास थी और ये 162 163 तो हमेशा चाहते थे कि वो किसी ना किसी तरह से हुकूमत को टॉपल करें थ्रू अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, और वो हमारे साथ आ गए और हमें वो 2 वोट की फौकियत मिल गई और हमने उनको घर भेज दिया। अब जाहिर सी बात है जब आप हुकूमत साजी में आते हैं तो सब कुछ शिफ्ट हो जाता है। जो ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान की हुकूमत पर थी, जैसे आपने बहुत सी चीज़ों की निशानदेही की, महंगाई के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से और डॉलर की कदर बढ़ने के हवाले से, ये सारी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। और इसीलिए तो मैं कह रही हूँ जुबैर साहब, ये सौदा करने से पहले इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद आप लोग आईनी तरीके से लेकर, आईनी जमहूरी तरीके, इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं ना। लेकिन इसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए, जिस तरह आप लोगों को जवाबदेह होना पड़ रहा है मैशियत के हवाले से, पिछले 4.25 साल दौर में इमरान खान की हुकूमत ने जो किया, जो वो कर रहे थे, उनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। यही तो मेरा आज का मुद्दा है, यही तो मेरा आज का सवाल है कि क्या ये वाकई घाटे का सौदा नहीं था, जिस तरह मरियम नवाज भी कहती रही हैं कि ये गन का टोकरा उठाने की क्या जरूरत थी, हमें नहीं उठाना चाहिए था। ये देखिए, ये ओपिनियन होता है, ये तो इसमें, और मिसाल के तौर पर एक जनरल इलेक्शन में अगर आप जाते हैं और आप जीतते हैं और जैसे भी हालात होते हैं, चाहे वो से 1971 दिसंबर था जब भुट्टो साहब को हुकूमत लेनी पड़ी, मुल्क टूट चुका था, अब जाहिर है उस वक्त की मईशत का हाल आप और मैं समझ सकते हैं कितना ख़राब होगा, बट ही स्टिल वेंट अहेड और वो उन्होंने हुकूमत संभाली। और उसके बाद भी बहुत से ऐसे ओकेजन्स हैं और दुनिया भर में होता है कि जी हालात अच्छे हों या बुरे हों, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी होती है वो पावर के लिए एक फाइट कर रही होती है। अब हाँ, ये कह सकते हैं कि जी हम आराम से बैठे रहते और देखते कि इमरान खान की हुकूमत और पाकिस्तान और ज़्यादा ख़राब और तनज़ली की तरफ जाए, वो एक चॉइस थी, ओपिनियन था। और बहुत से पार्टी रहनुमाओं का बिल्कुल जो आपने बात की है उसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अभी शायद हमें नहीं जाना चाहिए और नहीं हुकूमत साजी करनी चाहिए। क्या ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते थे कि सारे प्रोसेस को आगे लेकर चला जाए? जब जरदारी साहब ने तजवीज़ पेश की थी अदम एतमाद की और कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनेंगे, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये जो 4.25 साल दौर में इन्होंने जो कर दिया तहरीक इंसाफ ने, इसका अगले इंतखाबात में आप लोगों को फायदा होगा, नून लीग को हमें फायदा होगा। तो ये हालात बेहतर नहीं है कि हम इन हालात में जो हुकूमत लें और सारे इल्जामात हम लें? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो खुश नहीं थे, उनको कायल किया गया ये कहकर के इमरान खान को घर भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हम सबको नाअहल करवा देगा और पार्टी की मेन लीडरशिप नाअहल हो गई तो फिर हमारी तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो बहुत से उज़र दे के नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो राजी किया गया था। नहीं, मैंने जिस तरह कहा ना कि दो ओपिनियन थे, उसमें मैं उसमें नहीं जाऊंगा इंटरनल डिबेट कैसे हुई थी कि नवाज शरीफ साहब को कैसे कायल किया गया था या नहीं कायल किया गया था। एक दफ़ा जब पार्टी के अंदरूनी मीटिंग में फैसला हो जाता है फिर सब उसकी ओनरशिप लेते हैं। जब आपने ले लिया, मिसाल के तौर पर अगर आप मुझे कहें कि जी क्या ख्वाहिश थी, तो मैं भी शायद ये कहूँगा कि मैं नहीं चाहता था कि हुकूमत हम अभी चलाएं और अर्ली इलेक्शंस पे चले जाएं। लेकिन एक दफा पार्टी ने फैसला कर लिया तो फिर हमारी सबकी ये कोशिश है कि हुकूमत जो है बेहतरीन तरीके से चले और सक्सेसफुल हो और हम अपना वो बयानिया लेके जाएं अवाम के पास साल के बाद
जिसमें हम ये बता सकें कि जी देखिए मईशत के हवाले से हमने एक टर्न अराउंड कर दिया। अब बिल्कुल मैं ये भी एग्री करता हूँ कि वो मईशत के नंबर्स को अगर हम देखेंगे कि उसको झुटलाया तो नहीं जा सकता कि जो आपने रुपए की कदर की बात की या महंगाई की बात की, उसको मतलब मैं तो आपको पता है हमेशा से नंबर्स की बात करता हूँ। ये बहस कि जी ये नहीं हमें ऐसे मिला था और हमें ऐसे मिला था, ये एक बहस तो हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप हाथ खड़ा करते हैं, जैसे हमने हाथ खड़ा किया था कि जी हमें हुकूमत लेनी है, तो फिर देन वी ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो रुपए की कदर में उसकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं और उसको हम एड्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब हालात हमें पहले से मौजूद हमें मालूम होने चाहिए थे और मालूम भी थे कि जी IMF के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। आखिरी साल है 5 साल टेन्योर का, आखिरी साल पे आप इतने सख्त कंडीशंस को क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो कि नहीं कर सकते, ये एक ओपिनियन है मेरा ख्याल है। ये नुकसानात हो सकते हैं तो फिर क्यों इतना मुश्किल फैसला लिया गया जुबैर साहब? यही तो सवाल है। जब पता था कि आप लोगों की मकबूलियत कम हो सकती है मुश्किल फैसले लेने से, पता था कि IMF में जाना पड़ेगा और IMF की कड़ी शरायतें और जब वो अवाम पर लागू होंगी तो जवाब देना पड़ेगा, तो आपने ज़िमनी इंतखाबात में भी तो हाल देखा ना कि ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने आप लोगों के साथ क्या किया। जाहिर है उन्होंने तो अपना वजन इमरान खान के पलड़े में डाला, जिससे एक और चीज साबित हुई जुबैर साहब, आप भी शायद इससे अग्री करें कि वो लोग जो इमरान खान के साथ कल को थे, लोगों ने कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। एक चीज साबित हुई कि वोट इमरान खान का था, लोगों ने वोट इमरान खान को दिए। लेकिन देखें एक चीज़ तो मैं बिल्कुल ओपनली एडमिट करता हूँ, अपनी गलती भी माननी चाहिए। कुछ सब गलतियाँ जाहिर है हम पब्लिक में लेके नहीं जाते अपना गन, लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि जी जो टिकट्स अवॉर्ड करने का फैसला किया गया था उन लोगों को जो कि पहले तहरीक इंसाफ में थे 3.5 पौने 4 साल, उससे जो हमारे जो अपने वर्कर्स थे, अपने सपोर्टर्स थे, जो पॉसिबल कैंडिडेट्स थे, लीडर्स थे उन इलाकों में, वो जाहिर है बहुत बददिल हुए। बहुत सी हद तक हमने मनाने की भी कोशिश की, कन्विंस भी करने की कोशिश की कि ये मुल्की मफाद में है और ये एक कड़वा घूंट है जो हमें पीना है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि, और उस वक्त भी ओपिनियन दो राय थी कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये तजर्बा नहीं होगा सक्सेसफुल। एक तो ये कि ये वो PTI की सीट्स थी और जिस पर वो जीते थे और बाद में वो कन्वर्ट हुए। अब आप खुद, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखें एक कैंडिडेट है जिसने PMLN के लिए सब कुछ कुर्बानी दी और सियासी जद्दोजहद जो हम सही मानों में लड़ रहे थे उसके ऊपर पर्चे भी जो कटा रहा था और मुश्किल हालात भी पैदा कर रहा था और उसके लिए लाइफ को मजीद तंग कर रहा था, एंड में जाके पता चला कि जी उसको आपने टिकट दे दिया। तो एक नेचुरल है, हर एक का रिएक्शन कोई इतना अच्छा नहीं होता। बहुत से लोग हैं जो अबव इस चीज़ को छोड़ के फिर भी आए और उन्होंने ज़बरदस्त कोशिश की, एफर्ट की, बट एक चीज़ तो तय है कि वो तजर्बा सही नहीं था। तो अभी आप समझते हैं कि इस मोमेंटम के साथ अगर अर्ली इलेक्शन होते हैं तो नुकसान ही होगा मुस्लिम लीग नवाज को? नहीं देखिए, अच्छा दूसरी बात आप कह रही थी पॉपुलैरिटी कोई जज करने का कोई 3 महीने का एक कोई पैरामीटर नहीं होता। पॉपुलैरिटी जो होती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ऊंच नीच आती है और ये भी एक हकीकत है, अब दुनिया भर में होता है कि जो हुकूमत वक्त होती है जब वो मुश्किल हालात होते हैं ख़ासतौर पर मईशत के हवाले से, तो उसके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं और अवाम में एक राय कायम होती है कि जी ये हुकूमत फेल हो रही है डिलीवर करने में, परफॉर्म करने में। एक दूसरी चीज़ थी हमारे लिए, हमारे 3 अदवार जो थे 1990 में जब मियां नवाज शरीफ पहली दफ़ा आए थे, फिर 97 में आए, फिर 2013 में आए, तो PMLN का एक ब्रांड बन गया था कि PMLN वो पार्टी है जिस पे तजर्बाकार लोग हैं जो डिलीवर करते हैं और परफॉर्म करते हैं। इस पर बहुत कम बहस होती थी। अभी भी हमें ताना ये दिया जाता है ये तो वो है ना जो बड़ा तजर्बाकार है, तो वो इन अ वे सब मानते हैं कि हाँ ये तजर्बाकार है। और जो 2013 से 2017 या 18 का जो पीरियड था उसके नंबर्स देख लें, और ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर होता है पाकिस्तान के अवाम के हवाले से, महंगाई। तो महंगाई पिछले 40 साल में सबसे कम तरीन सतह पर थी 2018 में जब हम छोड़ के गए। तो एक एक्सपेक्टेशन भी लोगों की थी कि ये आके इम्प्रूव करेंगे। अब वो जो पाकिस्तान के हालात या इंटरनेशनल हालात ऐसे थे, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी। अभी पार्टी में क्या राय है? अभी पार्टी की क्या राय है? नवाज शरीफ साहब की क्या राय है? अभी भी फौरी इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए? हालात साजगार हैं, अवाम आप लोगों के साथ हैं?
मेरा ख्याल है जो भी फैसला पार्टी लीडरशिप करेगी उसके हिसाब से सब जाएंगे, लेकिन अभी तो मेरा ख्याल अभी चंद दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ही स्पीच करते हुए कहा है, ये पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद की बात है, ये जो कोर्ट की जजमेंट थी उसके बाद की बात है, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे। तो अभी तक तो यही है पार्टी का फैसला और हुकूमत तो पीटीआई तो और ही खबरें दे रही है, अपना टेन्योर पूरा करेंगे। और पीटीआई तो और ही खबरें दे रही है, पीटीआई तो और ही खबरें दे रही है कि 4 से 6 हफ्तों में आम इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। देखिए ना, पीटीआई जो खबरें दे रही है, आपने कहा इमरान खान ने आज अपने जो भी जिनसे मिले हैं पीटीआई के लीडरशिप के साथ उनको कहा कि तैयारी करें। ये हर पॉलिटिकल पार्टी का एक जोश जज्बा कायम रखने के लिए, मोमेंटम कायम करने के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इमरान खान समझते हैं कि उनके पास मोमेंटम है, ये जोश अभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, मोमेंटम ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए तंजीम साजी तो बिल्कुल करना ज़रूरी है। वैसे भी हर पार्टी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त तक ये हुकूमत चलेगी। अगले साल अगर अगस्त तक चलेगी तो तंजीम नवंबर की अहम तैनाती, नए आर्मी चीफ की तैनाती कौन करेगा? मुझे कैसे पता है? जितना आपको पता है उतनी मुझे पता है। ये तो मेरा ख्याल हम तो यही कह रहे हैं कि हम तो होंगे हुकूमत में उस वक्त तक, हम ही करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये अहम जिम्मेदारी हमारी हुकूमत ही करेगी। आपकी हुकूमत ही करेगी। बट आई एम नॉट प्रिवी टू दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज अवान साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज साहब आपका। अली साहब, क्या ये आप लोग सिर्फ एक अपने वर्कर के अंदर मोटिवेशन रखने के लिए कह रहे हैं, नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं कि 4 से 6 हफ्तों में नए इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा? इमरान खान साहब भी ये बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले शेख रशीद साहब ने भी बात की, फवाद चौधरी ने भी बात की। या वाकई आप लोगों की बातचीत हो चुकी है इस्टेब्लिशमेंट से या इदारों से, कोई बात बन गई है नए इलेक्शंस के हवाले से, जो एक इमरान खान का एक ही मुतालबा था कि पहले नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा, इस पर बात होगी तो दूसरे मामलात पे हम किसी के साथ बैठेंगे? देखिए, ये हम तहरीक इंसाफ सिर्फ अपने लिए ये नहीं कह रही, पाकिस्तान जैसे आप हैं, आज़ाद सहाफ़ी जितने भी हैं, हमारे जितने भी तज्जिया निगार हैं, जितना भी हमारा इंटेलिजेंसिया है, वो ये समझता है कि अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ बढ़ना है तो पाकिस्तान को एक फ्रेश मैंडेट चाहिए। हमने बहुत सारे तजर्बे करके देख लिए, इमरान खान को हमने निकाल के देख लिया नेशनल असेंबली से, हमने लोटे बना के देख लिए, हमने पंजाब से निकाल के देख लिया इमरान खान को, वहाँ लोगों की ज़मीन खरीद के देख लिए, जिनको हम 30 मार खान समझते थे, जिनको हम कहते थे सुबह 5 बजे से अगली सुबह 4 बजे तक जो बंदा काम करता है उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने आ गई। मईशत का जो हाल है, जो इंटरनली लोगों का मिसट्रस्ट है इस गवर्नमेंट के ऊपर, जो एक्सटर्नली लोगों का मिसट्रस्ट है इस गवर्नमेंट के ऊपर, कि यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं इकॉनमी बिल्कुल ठीक चल रही है, उस दिन 10 रुपये डॉलर गिर जाता है, 650 स्टॉक एक्सचेंज गिर जाती है। दुनिया के ममालिक जो कभी भी हमारी गवर्नमेंट में भी जब हम पैकेज लेने गए थे तो सऊदीया, कतर, यूएई, हमारे जितने भी ब्रादर ममालिक हैं, उन्होंने हमें कोई शराइत नहीं लगाई थी कि आप पहले IMF के साथ जाके पैकेज लें, उनसे पहले एग्रीमेंट करें, फिर हम सोचेंगे इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जो है इसमें कोई शक नहीं है, तजुर्बाकार है, मईशत का बहुत बुरा हाल हो गया है। आप डॉलर 190 पे छोड़ कर गए थे, आज डॉलर 250 पे, इसमें कोई शक नहीं है मईशत का बेड़ा गर्क मजीद हो गया है। बात यह है कि जितना कॉन्फिडेंट तरीके से, जितना कॉन्फिडेंस आप लोगों को है कि 4 से 6 हफ्ते में इलेक्शंस हो जाएंगे, तो क्या किसी इदारे के साथ मिलकर बात हुई है? हुकूमत को तो पता ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब 2 दिन पहले असेंबली में कह चुके हैं कि हम तो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, अपनी टर्म पूरी करेंगे, तो आप किस बुनियाद पर यह बात कर रहे हैं कि नए इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा 4 से 6 हफ्तों में? अच्छा, आपने दो बातें की। एक, आपने इस गवर्नमेंट की जो तबाह हाल मईशत है उसको आपने कहा कि मजीद बुरे हालात में चल गई। हमारे जो आखिरी साल था उसके अंदर इसी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जमा कराई थी 2021-22 की, और उसके जितने भी इंडिकेटर्स थे, जो भी उसकी परफॉर्मेंस थी, उसको सराहा गया। यहाँ से लोकली नहीं, IMF और वर्ल्ड बैंक के डेलीगेशन से उनकी जो रिपोर्ट्स आई उसके थ्रू, तो हम तो बहुत अच्छी मईशत छोड़ के गए थे, इन्होंने इस मईशत का ये तबाह हाल किया। और फिर आपने कहा 190 पे डॉलर था,
जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पेश किया गया था उस दिन डॉलर की प्राइस वहां 178 थी और उधर से इंस्टेबिलिटी आनी शुरू हुई और इधर तबाह हाल कर दिया कि एक दिन के अंदर 5 रुपए 10 रुपए गिर रहा है। पाकिस्तान ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि एक महीने के अंदर 17% डॉलर की प्राइस पाकिस्तानी रुपए की प्राइस डेप्रिशिएट हुई है। सेकेंडली जो आपने कहा किसी से बात कि हम ये क्या क्यों रहे हैं, ये समझिएगा, हमें किसी इदारे से बात करने की जरूरत नहीं। हम तो कहते हैं बंद कमरों के फैसले हमेशा तबाही लाते हैं। हम किसी बंद कमरे की साजिश का या किसी बंद कमरे की मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम तो ठीक कहते है, हैं अगर किसी से बात नहीं हुई तो फिर जाहिर है आप लोगों की ख्वाहिश हो सकती है ना। ऐलान तो हुकूमत ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने करना है, वो इलेक्शन कमीशन जिसको आजकल आप लोगों ने हत्वे तनकीद बनाया हुआ है। पहले आपकी तोपों का रुख था फौज की तरफ, फिर आई अदलिया और अब है आपकी तोपों का रुख चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये तो फिर आप लोगों की ख्वाहिश हो सकती है ना कि हाँ होने चाहिए, 4 से 6 हफ्तों में ऐलान होना चाहिए, हो जाएगा, इसका कुछ और मतलब निकलता है। अली साहब ये देखिए बिल्कुल शाजिया ठीक बात कर रही हैं कि हम ये समझते हैं, पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं, दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ सकता है। पाकिस्तान सिर्फ एक सूरत में आगे बढ़ सकता है अगर किसी भी इंडिपेंडेंट आप अपना खुद तज्जिया दें और खुद अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान इसी तरह चलना चाहिए या पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए तो उसका तरीकाकार क्या, तो आप खुद ये कहेंगी, जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी तजिया निगार हैं, जितनी भी इंटेलिजेंसी है पाकिस्तान की, जितने भी सोडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो यही कहेंगे फ्रेश मैंडेट है। देखें उसकी बेस क्या है। शाजिया जब हम लोग 2018 का इलेक्शन जीत के आए तो ये सारी पीडीएम हमें कहती थी नाअहल, सारी पीडीएम ये कहती थी ये सिलेक्टेड है, सारी पीडीएम ये कहती थी ये गैर आईनी इलेक्शन थे, सब ये कहते थे आरटीएस बैठ गया, इलेक्शन कमीशन बायस था, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बायस थी। अब उसी मैंडेट के ऊपर 86 सीटें लेने वाला उसी सारे मैंडेट को कहते हैं वो बिल्कुल सही इंतखाबात है, जिसकी बेस पे आज मेरे पास गवर्नमेंट है। तो जो वे फॉरवर्ड है, आप लोगों की ख्वाहिश, मेरी बात सुने अली नवाज साहब, आप लोगों की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। बहुत सी चीजें अब आप लोगों के हाथ में आ गई हैं, बहुत सी चीजें आप लोगों के हाथ में आ गई हैं। पंजाब में आप लोगों की हुकूमत बन गई है, केपीके में आप लोगों की हुकूमत है। कल ही आप कहें पंजाब की असम्बली तोड़ें और केपीके की असम्बली तोड़ें, विफाक के पास तो कोई जवाब ही नहीं रहेगा ना हुकूमत करने का। तो अगर आप लोगों की वाकई इतनी अर्ली इंतखाबात की ख्वाहिश है तो ये 2 स्टेप्स लेना आप लोगों के लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। अर्ली इलेक्शन में जाए, दोनों असम्बलीज डिसॉल्व करवाएं। बिल्कुल ठीक बात है शादी, एक वन ऑफ द ऑप्शंस है और हम ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम ये समझते हैं कि देखें जो हालात हैं इस गवर्नमेंट के, अगर कोई भी मॉरली हाई ग्राउंड पे सियासत करता हो पाकिस्तान के अंदर, अगर पीडीएम करती हो, तो जिस दिन हम ये ज़िमनी इलेक्शन जीते थे तो उस दिन इन लोगों को नया इलेक्शन कॉल कर देना चाहिए था, पर इन्होंने नहीं किया। बात सिर्फ ये है कि हम कहते हैं एज अ प्री रिक्विजिट हम ये सारे काम करने को तैयार हैं। अब इलेक्शन डेट अनाउंस कर दें, उसके बाद असेंबली इज द फोरम, हम असेंबली में आ जाते हैं। इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत कम करनी है, इलेक्शन कमिश्नर लेकिन अगर ये सब नहीं होता, अगर ये सब नहीं होता तो फिर आप जाहिर है इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अगर 4 से 6 हफ्तों में इंतखाबात का, नए इंतखाबात की डेट का ऐलान नहीं होता, फिर आप केपीके और पंजाब असेंबली डिसॉल्व करेंगे 4 से 6 हफ्तों के बाद? मैं यही कह रहा हूँ, हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है ना शाजिया। हम तो सिर्फ पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान के बेटरमेंट के लिए, पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा, हम तो पहले स्मूथ रनिंग चाहते हैं। अब मुझे बताएं कि कल हम केपी असेंबली तोड़ते हैं, कल हम पंजाब असेंबली तोड़ते हैं, लेट्स वो जीबी है, एजेके है, लगभग 16 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त जहां पीटीआई की गवर्नमेंट है वहां रहते हैं, तो मुझे बताएंगे फिर कहते हैं हम गवर्नमेंट नहीं तोड़ते। तो मुझे देखिए 18वीं तरमीम के बाद ये लाजिम तो नहीं है कि आप ये तीनों गवर्नमेंट भी इवन तोड़ दें तो फेडरल की गवर्नमेंट टूट जाएगी। ये तो अनस्टेबल कर देंगे ना और पाकिस्तान को, वो कहेंगे हाँ यही इलेक्शन कमीशन में गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी तो विफाक के पास जवाब क्या रहेगा? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, वहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो विफाक कैसे जो है ना जवाब होगा उनका? ठीक बात कर रही हैं। आज इनके पास क्या जवाब है? आप 16 करोड़ लोगों की जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो सिर्फ इस्लामाबाद के 26 किलोमीटर के ऊपर मुहैयत है, उसके अलावा उनकी गवर्नमेंट ही कहीं नहीं है। आज क्या जवाब बनता है इनके पास? क्या इनके पास जवाब था पंजाब के अंदर हमारे 25 पीटीआई के बंदों का वोट लेके वजीर आला बनना?
क्या इनके पास जवाब था नेशनल असेंबली के अंदर जब वो पीडीएम टूटी हुई थी उसको यकजा करके हमारे सिंध हाउस में अंदर बोलियां लगा के खुद चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन जाना, क्या इनके पास जवाब था? ये जवाब पे तो जाते ही नहीं है ना। मेंबर कौमी असम्बली अली नवाज अवान साहब मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। जहां तख्ते पंजाब पर चौधरी परवेज़ इलाही के बराजमान होने की पीटीआई की सफ़ों में बहुत ज़्यादा खुशी है, काफ लीग की सफ़ों में बहुत ज़्यादा खुशी है, वहीं वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी की दौड़ में मशहूर और मारूफ चौधरी ख़ानदान के टूटने का दुख भी है। जिस चौधरी ख़ानदान में वज़ारत उज़्मा, वज़ारत आला और कई वज़ारतों के कलमदान रहे, इस ख़ानदान को भी एक सियासी इख्तलाफ ले बैठा है। जिस चौधरी ख़ानदान की वज़ादारी की मिसालें मुल्की सियासत में दी जाती थी, इन पर पैसे लेने के इल्ज़ामात आ गए। जिस चौधरी ख़ानदान के बुज़ुर्गों की सियासत को हुकूमतें ना तोड़ सकीं, इसे अपने बच्चों के फैसलों ने बिखेर कर रख दिया। जिस चौधरी ख़ानदान की मुल्की इस्टेब्लिशमेंट भी सबसे ज़्यादा इज्जत करती थी, इसके सियासी फैसले इस बार इस्टेब्लिशमेंट भी ना बदल सकी। जिस चौधरी ख़ानदान की सियासत चौधरी ज़हूर इलाही और चौधरी मंजूर इलाही से शुरू हुई, इस ख़ानदान के सियासी इत्तेहाद का इख्तिताम चौधरी मुनस इलाही और चौधरी सालिक हुसैन पर आकर ख़त्म हुआ। अब चौधरी परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ की हिमायत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं और चौधरी शुजात हुसैन के साथ साथ तारिक बशीर चीमा को काफ लीग के ओहदों से फारिग कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ मेरे शो में काफ लीग के सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा ने यह कहा था कि चौधरी सालिक हुसैन मोनिस इलाही की जगह वजारत चाहते थे, जहां से इस खानदान की सियासत का असल इख्तलाफ शुरू हुआ। क्या कहा कल मेरे प्रोग्राम में कामिल अली आगा साहब ने, जरा सुनिए। असल इख्तलाफ शुरू हुआ जब मोनिस इलाही साहब की जगह पे जो है ख्वाहिश बनी सालिक हुसैन साहब की कि मैं मिनिस्टर बन जाऊं, तो वहाँ से इख्तलाफ शुरू हुआ और वो ख्वाहिश इस अरूज तक पहुँची कि ये इख्तलाफ बढ़ता गया। उसके बाद फिर इख्तलाफ में पर काबू नहीं पाया जा सका। चौधरी शुजात हुसैन साहब भी मोनिस इलाही के वज़ीर बनने के हक़ में थे और उन्होंने कहा कि मेरे लिए मोनिस इलाही सालिक से बेहतर है क्योंकि वो सीनियर है और सारे हमारे बच्चे एक जैसे हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। तो उसके बाद तय हो गया और मोनिस इलाही साहब वज़ीर बन गए। लेकिन ये फिर उसके बाद जो है वो दीगर मामलात आगे चलते रहे और तारिक बशीर इसी गुस्से में आकर सालिक हुसैन अदम एतमाद तहरीक में अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिल गए थे और इमरान खान के खिलाफ वोट दिया था, यही वजह थी? नहीं, उसके साथ एक और ख्वाहिश शामिल होगी ना, तारिक बशीर चीमा साहब की ख्वाहिशें शामिल होगी। वो चाहते थे कि मैं वहाँ पे यूनानिमस कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाऊँ और अपना पीपल्स पार्टी और नून लीग मेरा साथ दें। उनके वहाँ पे अपने इंतहाबी हल्के के जो मामलात थे लोकल लेवल के, उनको उन्होंने उसमें अपनी कामयाबी के लिए ये सारा जो है बंदोबस्त किया और सालिक हुसैन को साथ मिला के उन्होंने अपना मामला हल कर लिया। तो क्या वाकई तारिक बशीर चीमा चौधरी खानदान की सियासत को नुकसान पहुंचाने के असल जिम्मेदार हैं? क्या उनका इतना असर रसूख है कि चौधरी शुजात जैसे मुदब्बिर सियासतदान और चौधरी सालिक जैसे दूरअंदेश सियासतदान उनके पीछे लग गए? इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं काफ लीग के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सालिक साहब आपका। सालिक साहब, क्या वाकई यही वजह थी मुस्लिम लीग काफ के दरमियान, चौधरी ख़ानदान के दरमियान इस इख्तलाफ की, जब मोनिस इलाही को वजारत दी गई और आपने ज़िद की कि वजारत मुझे चाहिए, लेकिन चौधरी शुजात साहब ये चाहते थे कि मोनिस इलाही को वजारत मिलनी चाहिए, क्या यही वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए जी। मुझे बहुत मज़ाक़ा खेज लगी है जी कामिल अली आगा साहब का जो ये इन्होंने एक नया नैरेटिव बना लिया है। आप एक बात सोचें जी कि अगर वजारत की बात होती तो 1 साल मोनिस इलाही साहब ने वजारत की, कोई आपने कभी सुना हो मैंने कोई इख्तिलाफ किया हो, कोई बयान दिया हो, कोई बात की हो?
गलत किस्म का बयानियां ये सामने लेके आ रहे हैं। आई होप कि जी आप हम दोनों को प्रोग्राम में बुलाइएगा, कामिल अली आगा साहब को मेरे सामने बैठाइएगा, तो फिर बहुत सारी चीजों का मैं उनसे सवाल पूछूं। जी एक्चुअल इख्तलाफ तब शुरू हुआ जब पूरा खानदान एक पेज के ऊपर थे और सिर्फ ये था कि चौधरी परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनवाना। ठीक है, उसमें शुजात साहब को एक्टिवेट किया, मुझे कहा गया, चीमा साहब को कहा गया, हम तीनों मुलाकातें करते रहे नून लीग की क़यादत से, पीपल्स पार्टी की क़यादत से और परवेज इलाही साहब की मर्जी और उनकी मंशा से। तो उन्होंने कहा कि जी अब 2 दफा तो आप उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो दोनों दफा एक बयान आ जाता था कि जी हम खान साहब के साथ हैं, तो अब तीसरी दफा आप लोग दोबारा जाएं और उनसे बात करें। अब मैं तैयार हूँ। तो ये पैगाम किसकी तरफ से भिजवाए जाते थे? इतनी कंफ्यूजन क्यों थी कि एक तरफ ये होता था कि आप लोगों ने जी आपने उस वक्त की ऑपोजिशन के साथ चलना है, दूसरी तरफ मोने साहब ऐलान करते थे नहीं जी हम इमरान खान के साथ हैं, ये कंफ्यूजन इतनी क्यों रही? नहीं, एक्चुअली बीच में वो भी ऑन बोर्ड पे थे एक टाइम 10 दिनों के लिए, वो काफी तगोदो भी करते रहे और वही वॉज फुली ऑन बोर्ड। अब ये कामिल अली आगा साहब, मुझे बड़ा दुख हुआ था सुन के कि आपने पार्टी टेक ओवर करनी कर लें, लेकिन खुदा का वास्ता ये ना कि शुजात साहब की ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, कभी कुछ कहते हैं, अब ये बयानिया वजारत वाला बना लिया है, कभी डॉलरों के इल्जाम लगा देते हैं। चलिए उस पर तो बात करते हैं। फिर ये बताएं कि जब परवेज इलाही साहब भी राजी थे कि ऑपोजिशन इत्तेहाद का साथ देना है, चौधरी शुजात भी राजी थे, आप भी राजी थे, मोनिस इलाही भी राजी थे, फिर अगले दिन परवेज इलाही साहब बनी गाला क्यों गए, किसके कहने पे गए? क्या आप लोगों को इल्म था चौधरी शुजात साहब की मर्जी से गए? ये वो जाने से पहले चौधरी शुजात साहब को कह के गए थे क्योंकि मैं बनी गाला जा रहा हूँ इमरान खान साहब को मगरू लान। अच्छा। अब जी शुजात साहब ने बकायदा बोला उनको कि यार कोई चीज फाइनल ना करना, हमारी रात को बात हो चुकी है, दुआ खैर हो चुकी है, हर चीज फाइनल है। तो कहा नहीं, हम वापस आके आपसे मशवरा करेंगे जो भी बात हो। सही। क्योंकि शुजात साहब को इस चीज की फिक्र थी कि यार एक रात पहले और कुछ दिन पहले मैं ऑपोजिशन जमातों को मैंने दोबारा से मनाया, फिर उनको टेबल पे लेके आया, क्योंकि वो 2 दफा जब हमने यू टर्न लिया तो वो रिफ्यूज कर गए थे। अच्छा। और आप खुद सोचे कि जी PMLN पीपल्स पार्टी सबको मनाना इस बात से कि जी 10 सीटों वाली जमात जो है वो वजीर आला के कैंडिडेट होंगे, वो मान गए इस बात पे और हमने कबूल भी कर लिया और तहद भी कर लिया एक रात पहले। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि अब एक्चुअली ये वजह थी मेन जिससे मैंने स्टैंड लिया, शुजात साहब ने स्टैंड लिया। शुजात साहब ने कहा यार मेरी इतनी बड़ी कमिटमेंट्स हुई हैं हर पार्टी की, हर जमात के साथ, MQM के साथ, बाप के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, अब मैं कैसे फिर जाऊं इस बात से। चौधरी परवेज इलाही साहब पर किसी का प्रेशर था, किसी के कहने पर गए? ये जी मिस्ट्री है, अल्लाह आलम जी, हमें तो आज तक समझ नहीं आई कि क्या हुआ क्या, लेकिन हमने अगर स्टैंड लिया है तो उस बात पे लिया है। इसमें कोई किसी से जाती अनाद या नफरत या मोहब्बत वाला इशू नहीं था। बात ये थी कि हम परवेज इलाही साहब की खातिर, उनकी ज़ात आला की खातिर शुजात साहब को हर जगह भिजवाया गया। सही। और जब उन्होंने वो हासिल कर लिया जी, परवेज इलाही साहब बड़े खुश थे, उस दिन भी सुबह बिल्कुल राजी और खुश थे, लेकिन शाम को ना जाने क्या हुआ जी। लेकिन एक बात तो माने, मोनिस इलाही की सियासत ने उनके वालिद को वजीर आला बनवा दिया है। जी बिल्कुल बनवा दिया। वो उस दिन भी मान गए थे जिस दिन वो बनी गाला जाने से पहले भी वजीर आला ही थे। सही। अब वो उस दिन हमें बता देते, पहले बता देते कि मुझे ये वाला ब्रांड पसंद नहीं है, PTI वाला ब्रांड पसंद है, तो हम पीछे हो जाते। सही। तो जब ये चौधरी मर्जी नहीं कर रहे थे सारा। सही। चौधरी शुजात साहब ने जब खत लिखा, इसके बारे में आप लोगों ने काफ लीग के जो सूबाई मेंबर थे, लोग थे, उनको बिल्कुल आगाह नहीं किया? अचानक से ये आप लोगों ने फैसला किया? क्योंकि कामिल अली आगा साहब तो यही कल मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि आखिरी वक्त तक चौधरी शुजात साहब ये कहते रहे कि परवेज इलाही मेरे उम्मीदवार है, मैं सोच भी नहीं सकता परवेज इलाही की मुखालफत करने का। जी वो शुजात साहब आज भी यही कहते हैं कि लेकिन उनकी वही वाली बात थी कि यार तुम वज़ीर आला आपको हम बनवा लेते हैं, लेकिन इस टिकट पे नहीं। वो जो पहले जिन लोगों के साथ हमारी कमिटमेंट थी, आपको उसी तनाजुल में दोबारा वज़ीर आला बना लेते, तो उन्होंने कहा नहीं जी अब तो मैं इमरान खान का कैंडिडेट। सही। तो आप जो फैमिली में इतने इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इससे आपकी जो सियासत है गुजरात में, जहां बहुत होल्ड है आप लोगों का, नुकसान पहुंचेगा काफ लीग की सियासत? बिल्कुल पहुंचेगा जी। और आपका मैं आपको एक और आपके प्रोग्राम में बात भी ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ है उससे मेरा भी दिल आज दिन तक दुख है। तो हम खुश तो नहीं है इस बात पे, राजी तो नहीं है, लेकिन हो ये रहा है कि एक तरफ से जो है ना जी वो मुख्तलिफ किस्म का रवैया। आपने कभी सुना नहीं होगा कि जी हमने कोई बयान दिया हो या कोई खिलाफ बात की है।
लेकिन वहाँ से बड़ी तल्ख बातें हुई, यहाँ तक कि हमारे पे डॉलरों का इल्जाम लगाया। मैंने रिजलाई साहब से बात की, मेरे वालिद साहब ने उनको कहा कि इसको क्लैरिफाई करें, लेकिन वो खुश थे कि यार चलो अच्छा इनको रगड़ा लग रहा है। तो फैमिली में अब किसी की आपस में कोई बोलचाल नहीं, एक अब जाहिर है खूनी रिश्ता है, एक जाहिर है आप लोगों का चौधरी खानदान मशहूर है वज़ादारी में, अपनों को साथ लेकर चलने में। अब बिल्कुल आमने सामने आपके ज़ोहरी लाई रोड पे सबके घर है, कोई बातचीत नहीं, कोई मेल मुलाकात नहीं, सियासत इतनी हावी आ गई खूनी रिश्तों पर। सालिक साहब ऐसी है जी, आपके सामने ही है। हम तो अभी भी उधर ही हैं बैठे थे, हमारे तो घर के अंदर वो चौधरी शुजात खान मुर्दाबाद के नारे लगवाते रहे, किसी ने रोका नहीं। तो ये हालात ठीक नहीं हो तो सकते? वो हो सकते हैं, बिल्कुल। हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, लेकिन वो उन सारी जो बातें और वो सारे मामलात जो हैं उनको सीधा करें तो हम कोई मसला नहीं है जी हमारा। अगर हम गलत हैं तो हम अपनी इस्लाह करेंगे, अगर उन्होंने गलतियां की तो वो उनकी इस्लाह करें। वैसे चौधरी शुजात साहब की तबीयत कैसी है? देखें आप ये बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। और ये नहायत ही बेहुदा किस्म की जो इन्होंने एक मुहिम चलाई है कि उनकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। नहीं, वो कहते हैं कि इसीलिए सदारत से हटाया है कि उनकी तबीयत इतनी खराब है कि वो सही और अच्छे फैसले करने से कासिर है। मैं इसी बात पे तो मुझे एतराज है जी कि उनको पता है बिल्कुल कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात की गई तो नहायत शर्मनाक बात है। तो अब आप लोगों का कोई क्या मुस्तकबिल है काफ लीग में? आप काफ लीग में है जी हम अभी भी। आप ये समझे कि ये इन्होंने इसी तरह किया है कि सुबह आपको इत्तला मिले कि पीटीआई बलोचिस्तान में एक मीटिंग कॉल की और फैसला कर लिया कि इमरान खान साहब हमारे अब लीडर नहीं, तो इस इजलास की इतनी वही हैसियत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। काफ के रहनुमा चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक हुसैन साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, क्या कोई जिम्मेदार है, क्या किसी को एहसास है, क्या कोई अहले तर्स है जो सैलाब ज़दा बेकस और बेबस आवाम के दुखों का चारा करे? सैलाब की तबाहकारियों, आवाम के बेघर होने और फसलों की तबाह बर्बाद होने की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं? लाशें पानी पर तैर रही हैं, जानवर सैलाबी रेले में डूब रहे हैं और आवाम खुराक को तरस रहे हैं। कोई दादरसी करने आगे क्यों नहीं आता? माएँ बहनें खुले आसमान के नीचे रातें गुजार रही हैं, बूढ़े लागर और बीमार सांस लेने को तरस रहे हैं। कोई सर पर हाथ रखने वाला सामने क्यों नहीं आता? कोई दरख्त से लटका है, कोई रोयले के पानी से बचने के लिए लकड़ी के तख्ते से अटका है। बलूचिस्तान से सखर बिराज तक लाशें तैर रही हैं, जानवर डूब रहे हैं। कोई दुखों का मदावा करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ता? ना सड़कें बची हैं, ना घर बचे हैं, ना पहनने को कुछ है, ना ओढ़ने को कुछ है, यहाँ तक कि जिंदा रहने की उम्मीद भी नहीं बची। कोई मसीहा क्यों नहीं आता? मॉनसून की बारिशें रहमत से जहमत बन गई हैं, सैलाब का पानी चारों तरफ नजर आता है, मगर हुक्मरान कहीं नजर नहीं आते। इन बेहिस्सों का ज़मीर कोई क्यों नहीं जगाता? बलूचिस्तान से पंजाब तक, पंजाब से सिंध तक, लसबेला से मकरान और डेरा गाजी खान से हैदराबाद तक सैलाब ही सैलाब है, मौत ही मौत है। कहीं मासूम बच्ची सैलाबी पानी पर तैरती नजर आती है, कहीं दर्जनों लाशें पानी की घुमन घेरियों में अटके नजर आते हैं। जिधर भी देखो क़यामत सुगरा के मंजर ही नजर आते हैं। मगर सवाल वही है कि जिम्मेदार कौन है? इस्लामाबाद से लाहौर तक, कराची से कोयटा तक सियासतदान जोड़ तोड़ और मुकमुकाओं की सियासत में मसरूफ़ हैं। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में सैलाब आवाम से ज़िंदगी छीन रहा है और हुक्मरान कुत्तों और बिल्लियों के बिस्किट, जूस और खाने इंपोर्ट करने की पाबंदी हटा रहे हैं। सैलाब लोगों को बेघर कर रहा है। हुक्मरान डॉलर, पेट्रोल और रुपए की कीमतों के तायुन में मसरूफ़ हैं। सैलाब इंसानों के साथ जानवरों को भी बहा ले जा रहा है। सियासतदान इदारों पर तनकीद, धरना देने और जुडिशल रेफरेंस दायर करने के लिए प्लानिंग्स और मीटिंग्स कर रहे हैं। सैलाब मासूम बच्चों की जिंदगियां निगल रहा है। मैं बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के उन खवातीन और हजरात से माजरत करती हूँ जिनके घर बार, बच्चे और जानवर हुक्मरानों की बेहिस्सी की नजर हो गए। मैं उस माँ से भी माजरत करती हूँ जिसकी मासूम बच्ची मीलों सैलाब के पानी पर तैरती रही, मगर उसकी लाश निकालने वाला कोई नहीं था। मैं उन बहनों से भी माजरत करती हूँ जिसके भाइयों के लाशें 3 दिन तक सखर और बिराज के पानी में घूमते रहे, मगर उन लाशों को निकालने के लिए कोई नहीं आया। मैं उन बूढ़ों, लाचारों और बुजुर्गों से माजरत करती हूँ जिन्हें सैलाब की वजह से दवाई नहीं मिल सकी और वो जान की बाजी हार गए। मैं उन दुखियारी माओं से भी माजरत करती हूँ जिनके बच्चे खाना न मिलने की वजह से बिलबिलाते रह गए।
मैं पूरी कौम से माजरत करती हूँ कि उन्हें हर साल 2 साल के बाद किसी ना किसी नागहानी आफत का सामना करना पड़ता है और हुक्मरान महज तसल्लियाँ ही देते रह जाते हैं। मैं माजरत करती हूँ कि हमारे हुक्मरान इक़्तिदार को तूल देने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, ऑपोजिशन अपना बयानिया मजबूत करने में मसरूफ़ है और शुरफा अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने में लगे हुए हैं, जबकि कौम महंगाई और बेरोज़गारी के साथ साथ सैलाब जैसी कुदरती आफत से निमटने के लिए मैदान में आज अकेली खड़ी है। मैं बात करूँगी, मेरे नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद हैं, कोयटा से किफ़ायत अली, डीजी खान से याकूब बुज़दार, कंबर से बाबर अली। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जाऊंगी कोयटा, बलूचिस्तान, जहां आफत मचाई हुई है सैलाब ने, वहां क्या हालात हैं, कौन मसीहा बन के आया है वहां पर? किफ़ायत, क्या हालात है वहां पर कोयटा में? देखिए, बलूचिस्तान के 34 अजला हैं और ये जो तूफ़ानी बारिशें हालिया मानसून की हैं, इसने तकरीबन 24 अजला को बुरी तरह मुतासिर किया है। 10 अजला भी वो हैं कि जहाँ पर शायद ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। असूलन हम देखें तो वहाँ पर भी बारिशें जो हैं वो हुई हैं, लोग वहाँ पर भी जो है वो मुतासिर हुए हैं। तमाम ये जो 24 अजला हैं, यहाँ पर सूरत हाल इस तरह से है कि हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर इस वक्त भी लोग जो है वो बेआसरा खुले आसमान तले जो है वो या हुकूमत को देख रहे हैं या फिर जो है इन इदारों को देख रहे हैं कि जो जिनकी जिम्मेदारी है इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करना। अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबसे ज्यादा जो मुतासिर हुए हैं इनमें लसबेला है, जहां पर 30 देहात जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब गए। इसके अलावा खुजदार का इलाका है, चागी और नोशकी के जो है वो कई देहात जो है वो इससे मुतासिर हुए हैं। मजमूई तौर पर 136 अफराद अब तक जाँ बहक हुए हैं। तकरीबन 13,000 के करीब जो है वो मकानात को नुकसान पहुंचा है। इसमें हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जो हुकूमत की तरफ से जो कारकर्दगी है वो हम देख रहे हैं कि 0/0 है। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान पहले ही एक एहसास महरूमी का शिकार सूबा है। यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तालीमी पसमानदगी है, हेल्थ फैसिलिटी आमतौर पर हम देखते हैं कि आम दिनों में जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इस तरह की आफत जब आती है, हर बार की तरह पाक फौज तो मैदान में है, पाक फौज के जवान मैदान बिल्कुल में हम देख रहे हैं कि पाक फौज है और कुछ इदारे इस वक्त भी ऐसे हैं कि लोगों को मुश्किलात से निकालने, लेकिन जो हुकूमती नुमाइंदे हैं जो इन्हीं लोगों से जो है वो वोट लेकर ऐवान की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठते हैं, वो हमें कहीं पर भी नजर नहीं आए। हमें आज भी लोग यही नोहा कना है कि हमारे वो अवामी नुमाइंदे जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि हमारे दुखों का मदावा करते, वो इस मुसीबत में हमारे साथ खड़े होते, वो हमें नजर नहीं आ रहे। हम देख रहे हैं कि पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं जो वहां पर जो सैलाब में फंसे लोग हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। उनके लिए जो है वो जो इमदादी रकम है उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि बलूचिस्तान में रोज़े अव्वल से हम ये गिला करते रहते हैं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर रोड्स की हालत इस तरह से नहीं है, तालीमी पसमानदगी है, यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। और अगर इस तरह के जो है वो कोई कुदरती आफात आती है तो उसमें हम देखते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो 10 से 20 साल पीछे चला जाएगा। लोग जिनका ज्यादातर यहाँ पर गुजर बसर जो है वो सिर्फ ज़राअत और गल्ला बानी है, लोगों के लिए खाने पीने का सामान ये कौन मुहैया कर रहा है? क्या लोगों को इस चीज़ की कमी है कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा, टेंट नहीं है रात गुजारने के लिए, खुले आसमान तले पड़े हैं? इस तरह की जो इमीडिएट चीज़ें हैं लोगों को रिलीफ देने के लिए वो मुयस्सर हैं लोगों को? देखिए शायद बिल्कुल ऐसा जब कुदरती आफात आती है तो हम देखते हैं कि महकमा PDMA हो या जो जिला इंतजामिया हो उनकी जो कारकर्दगी है वो शुरू हो जाती है, उनके एफर्ट्स शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये तमाम तर एफर्ट्स क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के 42% रकबे पर फैला हुआ है, यहाँ पर कम्युनिकेशन के जो जराए हैं वो बहुत महदूद हो जाते हैं, इसलिए जो है वो लोगों को फौरी तौर पर रेस्क्यू करना, उनके लिए खुराक, उनके लिए रिहाइश ये करना जो है वो यकीनी तौर पर एक चैलेंज होता है। इस वक्त भी ठीक है, याकूब डीजी खान मेरे साथ है। याकूब, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी, डेरा गाजी खान सूबे पंजाब में इस वक्त सबसे ज़्यादा सैलाब से मुतासरा है, जहां पर 2-4 नहीं दर्जनों की तादाद में जो बस्तियां हैं, यूनियन काउंसिलें हैं, वो इस वक्त बेरहम सैलाब की लपेट में हैं और हज़ारों की तादाद में जो मकानात हैं वो इस वक्त जो है वो सैलाब से या मुनहदम हो चुके हैं या वो इतने जो हैं वो गिर चुके हैं कि वो रहने के काबिल नहीं है। हम आज भी सारा दिन फील्ड में रहे हैं, इस सैलाब ज़दा इलाके में रहे हैं और इस वक्त हज़ारों की तादाद में जो सैलाब मुतासरीन है वो बेआसरा बेयारो मददगार हैं। इंतजामिया काम कर रही है लेकिन इतने बड़े पैमाने पर डेरा गाजी खान में सैलाब आया हुआ है कि डेरा गाजी खान के वोवा से लेकर रुझान तक राजनपुर जो है वो इस सैलाब से मुतासिर है और इस वक्त यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हू का आलम है। सैलाब मुतासरीन जो है वो इंतहाई जो है वो सदमे में है इस हवाले से कि एक तो सैलाब ने उनको लपेटा है, दूसरा उनके जो हज़ारों एकड़ पर मौजूद फसलें थी, चावल थी, कपास थी, वो सब जो है वो ख़त्म हो गई है। माल मवेशी जो है वो सैलाब में बह
चुके हैं। माली तौर के ऊपर उनके जो आने वाले 6 से मुझे याद 8 है जब महीने या 1 2010 साल में है, सैलाब आया वो था, ना उस सिर्फ वक्त बहुत लोगों ने ज्यादा कहा मुश्किल था है। कि हम 10-10, 15-15 साल अपनी जिंदगियों में पीछे चले जाते हैं। तो वो लोग अभी अपनी जिंदगियों में उस तरीके से ठहर नहीं पाए होंगे, उनकी जिंदगी उस तरह से नहीं होगी। जिंदगी की जमा पूंजी पानी अपने साथ बहा के ले जाता है, बच्चियों के जहेज पानी में डूब जाते हैं, माल मवेशी डूब जाते हैं जो उनकी आमदन का वाहिद जरिया होते हैं। तो इस बार भी बिल्कुल हालात मुझे भी लग रहा है वैसे हैं कि लोग 15-15, 20-20 साल अपनी जिंदगी से बहुत पीछे चले जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। डेरा गाजी खान में इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है, इस हवाले से कि यहाँ पर सैलाब मुतासरीन जो है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ पर तमाम जो अमूर खाना है इस हवाले से जो है वो निपटा रहे हैं। और सैलाब मुतासरीन इस वक्त बेपनाह मुश्किलात का शिकार है। डेरा बाबर मेरे साथ हैं कंबर से। बाबर, यहाँ पर क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो अगर बात की जाए तो कंबर शहदादकोट की सूरत हाल भी जो है मुख्तलिफ नहीं है। बलोचिस्तान से जो आया सैलाबी रेला है तो आज चौथे रोज़ के जो दूसरा बड़ा सैलाबी रेला है जो है कंबर शहदादकोट के काचो के इलाकों को शदीद मुतासर किया है। जबकि कंबर शहदादकोट के काचो के 150 से ज़ायद छोटे बड़े देहात है जो मुकम्मल तौर पर पानी की लपेट में आ चुके हैं। वहाँ पर जो है लोग फंसे हुए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से तो रेस्क्यू का जो कुछ इकदाम उठाए गए लेकिन जो इकदाम उठाने चाहिए वो नहीं उठ सके। जबकि फंसे लोगों ने जो है पहाड़ी के इलाकों में और महफूज मकामात पर जो है अपने महफूज पनाह भी ले लिए। लेकिन अगर बात की जाए अशिया खुरानोश की और ज़रूरी तो वहाँ पे जो है सैलाब जदगान जो मुतासरीन है तो उनकी वो मदद नहीं की जा रही है जो उनको मिलनी चाहिए। अगर बात की जाए इंतज़ामिया की तो इंतज़ामिया की भी जो है रेस्क्यू में जो है परेशानी का सामना हो रहा है। PDA में सिंध की जानिब से जो कश्तियाँ भेजी गई हैं कंबर शहदादकोट में तो उनके मोटर ख़राब और ऑपरेटर जो है इंतजामिया को नहीं मिल सके जिससे जो है इंतजामिया को जो है परेशानी का सामना हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर बाबर मेरे थे कोयटा से हमारे नुमाइंदे TG खान से, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।